और वहीं केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 घंटे सुनवाई हुई है और इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई और इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा, यह अधिकार का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार हैं। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं और वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल हैं, राजीव धवन हैं, अभिषेक मनु सिंघवी और सीओ सिंह भी अपनी दलीलें उन्होंने रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार यानी कि 2 बजे इस पर सुनवाई होनी है गुरुवार को, और सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुराने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, साथ ही बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम और विवादों के निपटारे को लेकर भी मुख्य दलीलें दी हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी, सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो, 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत जिस मकसद से हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे, बहुत विस्तार से चीफ जस्टिस साहब अपने दोनों जजेस के साथ हम सबके पक्ष सुने वकीलों के, और मुझे उम्मीद है जिस तरह से उनका इंटरेक्शन था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें डर था वो डर अब नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस हक के फैसले के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आए थे, हमारी हक महफूज रहेगी। डाली है कि वक्फ अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए उसको लेकर के था, तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की एक सूची तैयार की थी, जिसके हिसाब से आर्गुमेंट्स दोनों पक्षों ने रखे। इस मामले में हमने भी आईए दाखिल करी है और चूंकि बीच में न्यायालय ने कहा कि वो नोटिस इशू करेंगे, पर हिंदू पक्ष के द्वारा आपत्ति करने पर जो सुनवाई है उसको दोबारा से कल रखा जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि स्टे नहीं लगेगा। और कुछ जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट्स हैं कि जो मुस्लिम पक्ष से रखे गए, उससे न्यायालय ने उस पर बहस हुई, दोनों तरफ से बहस की गई। तो अब देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि इस पे स्टे नहीं लगेगा। देखिए, तकरीबन 8 लाख प्रॉपर्टीज हैं, 8 से 9 लाख, उसमें से 4 लाख प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वक्फ बाय यूजर हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, जैसे 123 प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर है और बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं है, इन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये एक ऐसी चीज है जो जमाने से चली आ रही है, कई सौ साल हो गए हैं वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे। तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा, जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने खत्म किया है, जैसे एमएलए इलेक्टेड था या एमपी इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा।
और तोसाम क्षेत्र में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने जनसंपर्क किया है। इस दौरान उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को समुचित पेयजल आपूर्ति के साथ साथ सभी मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी। गांव देवसर, मालवास और देवसर कोहड़ में करोड़ों रुपए से अलग से एक जलघर का निर्माण करवाया जाएगा और नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। दर्जन भर गांव में ग्रामीणों की समस्याओं को उन्होंने सुना और मौके पर ही मौजूद अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं। करने के लिए आ लिया, इसका काम शुरू हो गया, शुरू कर देना। तो ये फिरनी तुम्हारी बन जाएगी भाई, पैसा आ गया है, ठीक है ना? ताली बजाते जाओ। और जो है ये मैंने पैसा दिया था करीब 6 लाख रुपए वो बिजली के लिए। वो किसके गया था? हाँ, डाणी वाला। कल वो मिल ही लिए थे, यहाँ नहीं आए। डाणी वाले हो, बैठे बैठाए सारों को बिजली दे दी। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर भी पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई अब ये 25 अप्रैल को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होनी है और कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। क्या है नेशनल हेराल्ड केस? नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की शुरुआत। एजेएल कंपनी को था अखबार चलाने का जिम्मा। 2008 में एजेएल को घाटा, अखबार हुआ बंद। एजेएल को कांग्रेस ने 90 करोड़ ऋण के रूप में दिया। 2010 में कांग्रेस ने यंग इंडियन कंपनी बनाई। यंग इंडिया ने 50 लाख में एजेएल का अधिग्रहण किया। अधिग्रहण करने पर मिली 99% की हिस्सेदारी। वाईआईएल कंपनी के 76% के हिस्सेदार सोनिया और राहुल गांधी। शेष 24% मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, दुबे, पित्रोदा। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम ने कोर्ट में याचिका करवाई दर्ज। एजेएल की हजारों करोड़ की संपत्ति पर कब्जे का आरोप। 2014 में कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को भेजा समन। 2015 से 2020 तक मामले की सुनवाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। 2022 में ईडी की तरफ से पूछताछ शुरू, गांधी परिवार हुआ पेश। 2023 से 2024 में ईडी ने संपत्तियां जब्त करना किया शुरू। अप्रैल 2025 तक 661 करोड़ की संपत्ति जब्त, नोटिस जारी।